द पॉलिस्टर पेंस द राइज ऑफ धीरूभाई अंबानी चैप्टर 3 जीवित सांपों को पकड़ना। 1958 के अंत में धीरूभाई अपनी पत्नी कोकिला बहन और अपने पहले बच्चे मुकेश नामक बेटे के साथ भारत लौट आए। वे अपने दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रहे थे। जून 1959 में एक बेटा अनिल और उसके बाद जनवरी में 1961 में दीप्ति और जुलाई 1962 में नीना पैदा हुई। बस एंड कंपनी के साथ अपने सभी वर्षों के बाजार का अध्ययन करने वाली अपनी सभी शामों से उन्होंने केवल 29,000 अब पूर्वी अफ्रीकी शिवलिंग की बचत ही जमा की थी, जो कि लगभग उस समय के 3,000 अमेरिकी डॉलर थी। जैसा कि उनके सहयोगी सुनील कोठारी ने उनको याद दिलाया था कि उनके देश में केवल चटनी होगी। धीरूभाई अपने दम पर व्यवसाय करने के लिए दृढ़ थे। वे उन्होंने सबसे पहले अपने राजकोट को देखा, जो कि ग्रह के सौराष्ट्र के कच्छ के रण के समान बंदरगाह शहर था। कृष्णकांत वाखेरिया, जो कि एक समय राजकोट के वकालत कर रहे थे, याद करते हैं कि धीरूभाई से मिलने आए थे। वाखेरिया ने कहा कि वह ऑटो स्पेयर पार्ट की डीलरशिप के विचार कर रहे थे, पर मेरा दोस्त था जो कि ये काम जो कर रहा था उस काम को बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। इसलिए मैंने धीरूभाई को सलाह दी कि उन्हें कारोबार नहीं करना चाहिए और राजकोट के बजाय उन्हें बॉम्बे जाना चाहिए। अनुरोध पे वाखेरिया ने उनके साथ चोरवाड़ गए और कुछ दिनों के बाद वहीं रहे। और जबकि धीरूभाई अपने दोस्तों और परिचितों के विचार में और मदद के बारे में बात कर रहे थे, उन्होंने चंद केलिया दिमागी के परिवार के समर्थन मिला, जो कि एक चचेरे भाई धीरूभाई के दादा और दामिनी की दादी भाई बहन थे, जो कि लगभग उसी समय अदन के पारिवारिक कंपनियों में काम कर रहे थे। जब धीरूभाई वहां थे तो उन्होंने व्यावसायिक माधव मानिकचंद ने भारत में कपड़ा और धागा का आयात किया था। इथोपिया में एक पारागमन व्यवसाय चलाया था और ब्रिस्टोन टायर्स के जैसी एजेंसी रखी थी। दूसरी मामार्थन चंद की कंपनी ने भारत और जापान में कपड़ा आयात किया था। जब आवश्यक और धीरूभाई ने अपने स्वयं के बाद घंटों के व्यापार के दौरान इन फर्मों के नामों का उपयोग किया था। दामिनी के पिता माधवलाल मानिकचंद ने 1957 में सेवानिवृत्ति होने के अदन और इथोपिया में अपने व्यवसायों को बंद कर दिया और अपने बेटे और धीरूभाई के लिए बॉम्बे में एक व्यापारिक व्यवसाय जिसमें 1 लाख रुपए लगाने का फैसला किया। वाखेरिया ने अपनी उपस्थिति को समझौते को संपन्न होते हुए देखा और राजकोट लौट आए। धीरूभाई और चंचप्पक लाल ने अपने नए व्यवसाय के नामक रिलायंस कॉर्फिलियर्स कॉर्प रखा। पहला कार्यालय मुंबई में भीड़ भाड़ वाले मस्जिद बंदर जिले और नरसिंह सिंहनाथ स्टेट के लगभग 350 वर्ग फीट एक कमरा था, जिसमें टेलीफोन मेज और 3 कुर्सियां थी। यदि दोनों साझेदार और उनकी शुरुआती 2 कर्मचारी सभी मौजूद हो तो किसी भी खड़ा हो पड़ना था। सबसे पहला व्यवसाय ने अदन के चूह के साझेदार को सरतक और मसाले बेची, सुपारी और करी सामग्री और सूती, नायलॉन और विस्फोटक वस्त्र इथोपिया, सोमालिया और केन्या भेजे। लेकिन स्थानीय संपर्कों ने उन्हें जल्द ही उन्हें सीमेंट यौन व्यापार में उन्हें संभावित रूप से लाभदायक व्यवसाय में ले गया, जो कि पूरे भारत में सेवा देने वाले 60 से अधिक कमिटी बाजारों में से था। मुंबई में स्थित है, उनमें से लगभग सभी गुजरातियों द्वारा चलाए जाते हैं। राजकोट में वकील वाखेरिया ने धीरूभाई के साथ सोशलिस्ट पार्टी के साथ एक साहित्यिक कार्यकर्ता मथुरा दास और महंता नामक एक सफल यौन व्यापारी से मिलवाया था। और धीरूभाई ने प्रतिभाशाली भतीजे रसिक भाई और मेसोवानी और धीरूभाई की बड़ी बहन के बेटे थे, जो कि ने कुछ साल पहले से सूती व्यापार शुरू किया। मस्जिद बंदर के छोटे के कार्यालय ने धीरूभाई को अपने टीम के इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जो कि रिलायंस को बढ़ाने के साथ साथ दशकों तक उनके साथ रही। उसमें मेसवानी और बड़े भाई रमणिक भाई के अंदर में थे। लौटे थे छोटे भाई नायाथावरलाल नाथूभाई, जो कि अपनी शिक्षा पूरी कर चुके थे। जूनागढ़ के 2 पूर्व सहपाठी काठी भाई मछुला और नूरतम भाई दोषी शामिल थे। धीरूभाई ने अंत में पुरान परिचितों को सेवाओं भी ली, जिसमें लालीधर और गोगलराज दास सेठ थे सभी शामिल थे, जो कि 1950 के दशक में बॉम्बे में विदेशी मुद्रा डीलर के रूप में वासन करने के लिए पहले ही यमन, वर्मा और अदन में कपड़ा, कॉफी और विदेशी मुद्रा के डीलर थे। इस दौरान कई बार उन्हें दिवालिया भी हुए। धीरूभाई जल्दी ही बॉम्बे से सिकोटिक्स यौन ट्रेडिंग जिले पायोथोनी के गलियों में परिचित व्यक्तियों बन गए, जहां गुजराती व्यापारी तब बेदाग सफेद कैनवा और गद्देदार फर्श पर बैठकर अपना व्यापार करते थे। बहुत सारे बही हाथों में व्यापार करते थे और चीनी, मसाले और गर्म दूध की भरी चायों के अंतहीन काम सुबह से शाम तक 4 बजे तक के पाया धोनी व्यापार में व्यस्त रहा करता था, क्योंकि डीलर आगे के सौदे करते थे और इसे उस पर माइक्रो आकार का यौन का भविष्य के मूल्य अनुमान लगाने की कोशिश करते थे। अगर आप कपास के रेशम पुराने कथा के दिनों से लेकर 19वीं सदी से शुरुआत में अर्थोयोगिक कारोगों में तक भारत के कपड़ा उद्योग में सामग्री रहे। 1950 में दशक में उद्योग में इन उपभोक्ताओं के आधुनिक रासायनिक विज्ञान द्वारा कहे गए कृत्रिम धागों की भूख थी। नायलॉन, विस्फोटक और पॉलिस्टर सस्ते, टिकाऊ और जल्दी सूखने वाले सिलवट रहित और कपास और रेशम दोनों की नकल कर सकते थे। पिथौधोनी यौन डीलरों के लिए समस्या आमतौर पर खरीदार ढूंढना नहीं बल्कि आपूर्ति सुरक्षित करना था। स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक नियंत्रण और आयात के कोटा
को कड़ा करने के लिए उन्हें विलासित की सूती आपूर्ति बाधित थी। कई नई दिल्ली आर्थिक और ब्राह्मण ने राष्ट्रीय संशोधनों को बिजली स्टेशनों के स्टील मिलों जैसे पूंजीगत सामान बनाने के लिए नए परिसरों के लिए मोड़ दिया था, जिसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक उद्योग के मंदिर कहा था। भारत का बिरला के स्वामित्व वाली एक विस्फोटक फैक्ट्री और एक सरकारी स्वामित्व वाली नायलॉन प्लांट पहला पॉलिस्टर फाइबर प्लांट 1970 में दशक तक खुला था। जो ये घरेलू फैक्ट्री कपड़े और बुनाकर की करती स्थानीय मांगों को केवल एक छोटा हिस्सा आपूर्ति करती थी। तस्कर मांग का कुछ हिस्सा आपूर्ति करते थे, या तो नियमित बंदरगाहों पे माल की गलत घोषणा करके, या भारत में पश्चिमी तट पे कई खाड़ियों और कई समुद्र तटों पर छोटे छोटे जहाज चलाकर यौन लेते थे। दुबई या सिंगापुर के रास्ते से तैयार कपड़े को तस्करी की जाती थी। जापान के कृत्रिम वस्त्र उपयोग में आने वाली भारतीय आगंतुक और जो कि समय अपने युद्ध घोतर विस्तार के दौरान में थे, साड़ी लंबाई की सामग्री विशाल उत्पादन देखते थे। उसके लिए अधिकतर तौर पर उपमहाद्वीप में से कोई खुला बाजार नहीं था। दूसरा स्रोत पंजीकृत वस्त्र निर्यातों के लिए दिए गए सख्त नियंत्रण आयात लाइसेंस आए थे, जो कि निर्यातों के आय को एक निश्चित प्रतिशत के बराबर कच्चे माल को आयात की अनुमति देता था। कई अन्य लोग भी तरह धीरू भाई ने महसूस किया कि ये आयात की पुनः लाइसेंस, जिन्हें ICPS के रूप में जाना जाता है, पैसे के समान ही अच्छे से भले ही इनमें से कुछ भी आधिकारिक तौर पे हस्तांतरित नहीं थे और आयात सामग्री के वास्तविक उपयोगकर्ता के द्वारा किया जाना चाहिए। किसी भी अन्य व्यापारी की तुलना में अधिक मार्जिन के भुगतान करके धीरू भाई जल्द ही IEPA लाइसेंस के बारे में मुख्य खिलाड़ी बन गए। व्यापार के मार्जिन कम था, लेकिन प्रभुत्व के उन्होंने भारत बाजार में यौन की आपूर्ति का चालू और बंद करने की स्थिति में ला दिया। सुरेश कोठारी, जिनकी पारिवारिक व्यवसाय 1958 से 1993 तक कपड़ा, फाइबर, रसायन और रंगीन सहित युग पॉइंट उत्पादन के लिए आयात एजेंडा था और एक यौन ट्रेनिंग के लिए सक्रिय थे। धीरू भाई की पहली मुलाकात 1964 में मस्जिद बंदर कार्यालय में याद करते हैं, जिनके उसमें बाद धीरू भाई अक्सर कोठारी के पाई धोनी स्थित दुकान पर आते, सफेद सूती गद्दे पर आराम करते और चाय और कॉफी पीते। ये वास्तव में प्रतिद्वंदित थे, क्योंकि धीरू भाई ज्यादातर जापान से ही आसाही केमिकल या बॉम्बे में लंबे समय में रहने वाले इतालवी व्यवसायिक और डॉक्टर राशि के माध्यम से इटालियन विस्फोटों से अपने धागे की आयात करते थे, जबकि कोठारी केवल संयुक्त राज्य अमेरिका व अन्य जगहों से ड्यू पॉइंट उत्पादन संभालते थे। धीरू भाई के एक खेल प्रतिद्वंदी थे, जो कोठारी ने कहा कि वह हमेशा कहते थे कि वह वही है जो करना चाह रहा हूँ। बेटा, जब भी वही किसी दुश्मन को लड़ता है तो वह खुला हो जाता है। बॉम्बे टेक्सटाइल व्यापार में हर कोई इस बात को सहमत नहीं होगा। कोठारी और पाय धोनी बाजार में अन्य कोई लोग 1960 के दशक के माध्यम से बाजार संकट के हस्तक्षेप को याद करते हैं, जब कपड़े की कीमतों के उछाल के कारण सरकारी अधिकारियों ने वायद कारोबार पर प्रतिबंध लगाकर यौन बाजार पे सट्टेबाजी पर नकल कसी थी। फिर उसी प्रथा को जारी रखने वाले व्यापारी गिरफ्तार किया गया और कोठारी ने कहा कि उपभोक्ताओं की कीमत को उतार चढ़ाव के बारे में सरकार के से शिकायत होगी। बाजारों में लगभग 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। व्यापारी में सामुदायिक हताश था, क्योंकि उनके सहकर्मियों पूरे दिन पिकेट रोड पुलिस स्टेशन की कोठारियों के तड़पते रहे। बॉम्बे यौन मार्केट एंड एक्सचेंज एसोसिएशन द्वारा अधिकारियों के संपर्क में करने के कोई नतीजा नहीं निकला। फिर देर शाम को धीरू भाई पुलिस स्टेशन में तूफान की तरह पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों से बधाई दी और कहा, नाश्ता दिया, और 1 घंटे बाद भीतर सभी को गिरफ्तार व्यापारियों को रिहा करा गया। उनके खिलाफ शिकायत ठंडे बस्ते में डाल दी गई और कोठारी में केवल हस्तक्षेप के अनुमान लगा सकते हैं कि हमेशा की तरह भारत उन्हें कहा। कोठारी ने याद किया कि 1967 में जब आपूर्ति का संकट और बड़ा हो गया तो धीरू भाई बाजार के रक्षक बनकर उभरे और एक रिपोर्ट के आधार पर वे वास्तविक उपभोक्ताओं, आयात लाइसेंसों का व्यापार और दुरुपयोग किया गया। तत्कालीन सहायता कलेक्टर श्री राम चंदानी के नेतृत्व में बॉम्बे सीमा शुल्क अधिकारियों ने कृत्रिम रेशमों के सभी आने वाले कार्गो के जब्त कर लिया। सरकार ने जोर देकर कहा कि जो भी सूती आयात करता है वह निर्माता होना चाहिए जिसने कपड़े को बुना हो। कोठारी के अनुसार 40 मिलियन रुपए मतलब $5.3 मिलियन पर सूत जब्त किया गया और कई व्यापारियों जब्त की आयात का कवर करने के लिए वह ऋण को चुका कि पूरा कृत्रिम कपड़ा बाजार में पुंग हो गया था। कोठारी ने कहा कि यह हम सभी को दिवालिया बना सकता है। यही वह समय था जब धीरू भाई ने बहुत करीब से संपर्क आया था। वह व्यक्ति था जिसमें सभी को बचाया। हमने करीब 6 महीने तक लड़ाई लड़ी। उसके बाद दिन रात वकीलों के पास जाते। इसे हमें मोरोजी देसाई मिलने से दिल्ली गए। वह समय था जब मुझे लगा कि जादूगर हैं। उन्होंने सभी तरीके
जैसे संसाधन इस्तेमाल किए संकट उतनी ही जल्दी खत्म हो गया जितना जल्दी शुरू हुआ था। जाहिर तौर पर न्यायमूर्ति आवेरेले के तहत सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ग अपील न्यायाधिकरण के आयतों के अपील के एक दिवसीय सुनवाई के बाद जिन्होंने अपील के पक्ष में फैसला सुनाया, कोठारी संकेत देते हैं कि धीरू भाई द्वारा दिया किया गया समझौता न्योता समझौते के पीछे था। वितरण के खुलासा नहीं किया गया, लेकिन संभवतः सभी भारत की श्रेणियों में आता है। बॉम्बे आने पर धीरू भाई और उनका युवा परिवार भुवनेश्वर में जय हिंद सोसाइटी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर एक अपार्टमेंट में चले गए, जो कि शहर के मध्य भाग में दुकानों, बाजारों और आवासीय मकानों के एक बहुत सी भीड़ भाड़ वाला जिला है। यहाँ इमारत बॉम्बे में चौल के नाम से जानी जाती है। कई छोटे अपार्टमेंट अक्सर सिर्फ सिंगल कमरे और एक केंद्रीय प्रांगण के चारों तरफ खुली दृढ़ता से खुलते हैं। वाणिज्य परिसर के पीछे सड़क से पीछे की ओर स्थित है। अक्सर शौचालय और कपड़े धोने की सुविधा भूतल पर साझा की जाती है। धीरू भाई की शुरुआती करियर के बाद वितरण अक्सर घर के चरम सीमा पर डिपोजिशन के रूप में चित्रित करते हैं। बाद में एक किराएदार द्वारा खरीदे गए मोटे घर में 2 छोटे बेडरूम, एक लिविंग रूम और रसोई और 1955 में आंतरिक बाथरूम था। वाखेरिया ने जो 1959 से 1960 के दशक के अंत तक वे क्रिसमस पर छुट्टियों के आने के बाद अंबानी को मिलने आए थे, याद करते हैं कि उस समय बॉम्बे में कई गुजराती परिवारों द्वारा उपयोग में किए जाने वाले सिंगल कमरों की तुलना में स्वीट आलीशान था। फिर भी धीरू भाई का उनका छोटा परिवार, जिसमें अंततः 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, भीड़ भाड़, शोर और गंदगी से भरे माहौल सादगी कर रहे थे। 1980 के दशक में अंत रिलायंस के दिन प्रतिदिन के प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले दोनों बेटों मुकेश और अनिल के पास भले ही अमेरिकी विश्वविद्यालयों से इंजीनियर की डिग्री और MBA की डिग्री थी, लेकिन उनके शुरुआती वर्षों में उन्हें ऐसी महत्वाकांक्षा दी गई कि ये एक सफल भारतीय व्यापारी परिवार की दूसरी पीढ़ी में आज सामान्य थी। जैसे जैसे बॉम्बे में उन्हीं सफलता उनकी आत्मविश्वास में बढ़ता गया, धीरू भाई ने व्यापारी चुटकुलों को और वे उनके सनक के माध्यम से बिच्छू को बाहर निकालने के अपना स्वाद विकसित किया। वखारिया को याद करते हैं कि जब 1959 में पहली बार जो अपनी पत्नी के साथ बॉम्बे गए तो उन्होंने धीरू भाई के वरिष्ठ गुरु की मथुरा दास मेहता ने आमंत्रित किया। मेहता ने पत्नी ने युवाओं को आम को जूस परोसा और उनके गिलासों में फिर से भरने को जोर देती रही। धीरू भाई फुसफुसाए, चलो कुछ शरारत करते हैं, वखेरिया ने कहा। दोनों ने चौथे गिलास मांगा और फिर और लिया। 1 दर्जन अधिक गिलास पीने के बाद मेहता रसोई में आम खत्म हो गए और एक नौकर ने और आम खरीदने के लिए बाजार भेजना पड़ा, जिससे विविधताओं से खा लिया। मेहता दंपति दोस्त बने रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने घर में दोपहर रात खाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। वखेरिया ने कहा कि हर साल धीरू भाई एक बुजुर्ग कर्मचारी और गुलाब चंद, जो कि अदन का एक पुराना सहयोगी था, और अप्रैल फूल में मजाक सुनाते हैं कि वे सारे अनुभव के बावजूद गुलाब चंद कभी किसी इस मजाक के फंसने से नहीं चूकते। एक धीरू भाई की घोषणा की कि सभी शहर के दूसरी मतलब नबात के पत्ते पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। गुलाब के हाथ में वाकरिया और उनके दफ्तर के अन्य सदस्य रमन भाई भाल के साथ टैक्सी में भेजा गया। मरीन ड्राइव पर एक इमारत के बाहर रुके और पटेल समूह के चौथे सदस्य की तलाश के अंदर गए। 15 मिनट इंतजार करने के बाद वाकरिया भी अंदर गए। अंततः गुलाब चंद ने उन्हें सभी को छोड़ दिया और टैक्सी के मफलाल बात चले गए, जहां उन्हें कहीं नहीं मिला। घर लौटने पर उन्होंने धीरू भाई और अन्य लोगों के रात का खाना खाते हुए पाया और जिसे तैयार करने के लिए उन्हें गुलाब चंद की पत्नी को सूचित किया गया। वाकरिया 1965 में हुई एक शरारत की याद करते हैं कि उस समय भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था और पाकिस्तान द्वारा नौसेना के हवाई हमलों के डर से बॉम्बे में ब्लैकआउट लगा दिया गया। रात में करीब 10 बजे धीरू भाई कहा, चलो शहर के चक्कर लगा के आते हैं। दोनों अंधेरी मुंबई में घूमते हुए रहे और धीरू भाई पुलिस में झांसा दिया कि वे आधिकारिक काम से आए हैं और उन्होंने 10 रुपए और से उसमें कम छोटी से छोटी टिप दी। वाकरे ने कहा कि पूरे रास्ते उन्हें सलामी दी गई। वापसी के दौरान हमने जापानी वाणिज्य दूतावास में कुछ लाइटें देखी, जिसके धीरू भाई अंदर गए और उन्हें लाइटें बंद करने के लिए कहा। एक और मौके पर एक ठंडी सर्दियों की रात को करीब 11 बजे धीरू भाई ने अपनी तुरंत पिकनिक मनाने की घोषणा की। रसोइयों को आपूर्ति जुटाने के लिए कहा और वाकरिया ने और उनका परिवार कार में सवार हो गया। 1 दर्जन ज्यादा दोस्तों के फोन करके कहा गया कि अपनी कारों को मिले। वाकरिया ने कहा कि उन्हें नहीं बताया गया कि था कि कहाँ जा रहे हैं। हम लगभग 3 बजे मुंबई से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर राजवेश्वरी पहुंचे। ठंड बहुत ज्यादा थी और हमें धर्मशाला में गए और तो हमने एक गर्म पानी के झरने से रिसोर्ट में थी। यह सिर्फ साधुओं के लिए थी। धीरू भाई ने कहा कि हम वहां पे आएंगे और सोएंगे और आधे घंटे बाद ही कांप रहे थे। अब धीरू भाई उठे और कपा के फायर चलाया और सभी सूरज निकलने था तो चाय पी और गर्म पानी के झरनों से स्नान किया और कैंप फायर की कैंडीडेट पकाया। चुटकुले सुनाते और गुनगुनाते और दरे शाम को घर वापस नहीं आते। तेज गीत के कारण 1965 में पार्टनर चल्लाल दमानी के साथ अनबन हो गई और वाकया के अनुसार दमानी बहुत सावधानी के व्यापार
करना पसंद करते थे, जिससे धीरूभाई के साथ लगातार तनाव बना रहता था क्योंकि जोखिम लेने वाले व्यक्ति थे। अंतिम दरार तक टकराव के बाद आई सब धीरूभाई के आग्रह पर रिलायंस की कीमत बढ़ने की उम्मीद पे यौन के बड़ा स्टॉक बना लिया और दामिनी ने धीरूभाई को अपनी जोखिम के काम करने को दबाव डाला। इसीलिए धीरूभाई ने यौन ने भंडार गुप्त रूप से खुद को बेच दिया और 2 या 3 हफ्ते बाद यौन को कीमत बढ़ गई और धीरूभाई ने खूब मुनाफा कमाया। वाखेरे ने कहा कि धीरूभाई ने चंपकलाल से कहा कि मैं आपके साथ लाभ साझा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन भविष्य में अगर किसी व्यवसाय में आपकी जानकारी नहीं है तो हस्तक्षेप ना करें। धीरूभाई ने पूर्व सहकर्मियों और व्यापार के सहयोगों के में से अन्य लोगों का मानना है कि साझेदार के बीच तालमेल नहीं था। वह इतना जोखिम उठाता था कि लोगों को डर लगता था कि कुछ गलत ना हो जाए। विद्रोपाल देवाल ने कहा कि धीरूभाई के अंदर जानते हैं, लेकिन जोखिम सभी परिकल्पित है कि वह अंधाधुंध जोखिम नहीं है। मुंबई में एक प्रमुख कपड़ा निर्यातक और सिल्क मिल्क रिसर्च एसोसिएशन के लंबे समय के अध्यक्ष मनु भाई की कोठारी ने कहा है कि आप मेरी कार का सही यात्री हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग पसंद नहीं है तो आप थोड़ा डर सकते हैं। बस एंड कंपनी पूर्व सहकर्मी सुशील कोठारी ने कहा, किसी भी पार्टनर की सलाह दी जाती है कि उन्हें पर्याप्त पैसा कमा लिया है और उनके बाहर जाना चाहिए। वैसे बेस एंड कंपनी के पूर्व सहकर्मियों के बाद में रिलायंस के लिए काम करने के सुशील कोठारी ने कहा, चंबिया के आल दमनी खुद यही कहने के लगे कि स्वेच्छा से अगले होने से सहमत हुए। बस वे दोस्तों बनकर ही अलग हो गए, लेकिन बस इस बात को सहमत थे कि कोठारी व अन्य द्वारा वाणिज्य जोखिम पर मतभेदों के बारे में दिया गया है। संस्करण में कुछ हद तक सही था कि दामिनी एक नई कंपनी के व्यापार करने लगे, जबकि धीरूभाई और उनके भाई रिलायंस के खरीदने के लिए लगभग 6 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके तुरंत बाद धीरूभाई ने कार्यालय के धाबी तालाब के अधिक केंद्रीय कोर्ट के हाउस भवन के बड़े परिसर में स्थानांतरित कर दिया, जिससे नाम पर धोबियों के नाम पे रखा गया, जो कि मूल रूप से क्षेत्र में काम करते थे। भुवनेश्वर में 10 साल तक बिताने के बाद 1968 में धीरूभाई ने अपने घर चौल से बाहर आल्ट आउट रोड पर अधिक आरामदायक मकान और स्थानांतरित कर दिया, जो कि अरब सागर के सामने एक पहाड़ी के शहर के कुलीन क्षेत्र में एक था। तेज गति से गाड़ी चलाने के शौकीन धीरूभाई ने अपने पहले फिएट कार खरीदी। बाद में 1970 में दशक में उन्होंने कैंडिलेट खरीद कर शानदार कारों का शौक पूरा किया। उस समय था जब भारत में बहुत कम कारों का काम एक थी। दोस्तों में उन्हें आकर्षण व्यक्तियों के रूप में याद करते हैं। उनके पिता से विरासत में मिली थी थोड़ी सी और सी काली त्वचा, एक सफेद सूटी सूट और सुल्तानी थे और लाल बतख के पूंछ की तरह पीछे उनके खींचे हुए थे। उस समय उनका वजन बढ़ा और कुछ मुंबई के मरीन ड्राइव के लिए 3 किलोमीटर के रास्ते में सुबह जोरदार करके अपने वजन को कम किया, जिसे दोस्त सहकर्मियों के पड़ोसियों के साथ ही बनाया जाता था। दामिनी से अलग होने से 1 साल के भीतर धीरूभाई ने पहली बार रिलायंस में कपड़ा निर्माण शामिल किया। उन्होंने जमीन के सस्ती कीमतों के कारण मुंबई की बजाय गुजरात में स्थापित करने का फैसला किया और अन्य बड़े भाई रमणीमणि भाई के जगह सुनने के लिए भेजा। रसिकमणि भाई, जो कि विरासत के भर्ती किया गया, उसी समय की हैदराबाद के एक वकील के रूप में जाने जाते थे और दोनों की छोटी सी क्रिएट कार से रूप में घूमते थे, वह जो कि 10,000 वर्ग किलोमीटर के एक भूखंड के बसे गए थे। अहमदाबाद में बाहरी इलाकों के निरोध में गुजरात राज्य सरकार द्वारा विकसित एक नए औद्योगिक असिस्टेंट की आखिरी था। इलाके में भारत के निरंदा गुजरात राज्य सरकार द्वारा विकसित किए गए नए औद्योगिक असिस्टेंट की आखिरी था। वाखेरिया ने खुद को यह मंजूरी देने के लिए उद्योग में राज्य मंत्री जसवंत मेहता के संपर्क किया और किसी के आसपास लगभग 1 लाख वर्ग मीटर जमीन को मालिक किसान इसे बेचने के लिए तैयार हो गए और धीरूभाई ने साधारण कारखाना बनाया और 4 बुनाई मशीनें लगाई और अपने भाई जो प्लांट मैनेजर नियुक्त किया। धीरूभाई के भाग्यशाली थे क्योंकि उनके इस समय आसपास अदन पर अंग्रेज के पकड़े और कमजोर होती जा रही थी। 1967 में अंग्रेजी की वापसी चाहे पहले ही विदेशी नागरिकों के पीपलिंग लिबरेशन फ्रंट द्वारा शुरू की गई विद्रोह के खतरनाक महसूस का हो गया था। बस एंड कंपनी में काम करने कई भारतीयों को फैसला किया कि अब घर में समय आ गया है कि इसलिए धीरूभाई के पास यूरोपीय मानकों के अनुसार प्रेसिडेंट, प्रबंध, अकाउंटेंट और सेल्समैन का एक तैयार स्रोत था। वह यह बात चारों तरफ फैल गई कि धीरूभाई अपने पुराने सहयोगियों के लिए नौकरी को ढूंढने के लिए और बस एंड के लिए एक तैयार स्रोत है। बस एक फैसला लिया कि धीरूभाई सहयोगियों के निरंतर ढूंढने और बसे हुए कंपनियों के दर्जा पुराने कपड़ों और पेशपाश स्वीकार की ली। अधिकांश शेष कार्यालयों के लिए यही है कि जिनमें से कुछ भी 1993 के वरिष्ठ प्रबंधक पदों के लिए सेवानिवृत्ति दिया गया, जो कि धीरूभाई के द्वारा अपनी कंपनी ने
अस्तित्व के लिए जीवित करने के लिए एक जानबूझकर किए कदम था। हालांकि उसमें से कई कपड़ा उत्पादन के बारे में कुछ नहीं जानता था और परीक्षण की त्रुटि से सीखने का मामला था कि एम.एन. सागवी, जिन्होंने 1967 के अदन छोड़ दिया और तुरंत रिलायंस में शामिल हो गए। याद करते हैं कि हम सभी नए थे, हम सभी छोटा था, पूरी फैक्ट्री केवल 20 लोग के थे। अदन में से लगभग 5 या 6 लोग थे जो कोई टेक्सटाइल से परिचित नहीं था और अदन में 15 साल बिताने के बाद मुझे भारत में बारे में कुछ नहीं पता था। 1966-1967 के पहले 2 साल बहुत कठिन समय था। उत्पादन की स्थिति करना था जब हम सुबह से देर शाम तक काम करते और धीरूभाई बहुत प्रोत्साहित करने वाले थे और हमारे बीच में पारिवारिक माहौल था और नियोक्ता कर्मचारी संबंध नहीं था। उन्होंने हमें बहुत भरोसा किया। 1966 में अदन से लौटते सुशील कोठारी ने कहा कि 1967 में एक समय था जबकि मिल बंद होना पड़ेगा। रिलायंस में जो कपड़ा बन रहा था उसे बेच नहीं पा रहा था। धीरूभाई कोठारी ने कहा कि अगर फैक्ट्री को बंद करना ही है तो उन्हें धीरे धीरे ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए कि उनके बड़े रणिक भाई के क्या दोस्त न लगे। लेकिन अदन के लोग एकजुट हो गए और नरोदा की फैक्ट्री में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक की पूरी शिफ्ट करने के बाद वह दोपहर शाम को अहमदाबाद के आसपास बाजारों के दौरा करके दुकानदारों के रिलायंस कपड़े के स्टॉक करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे थे। कोठारी ने कहा कि हमने तय कर लिया था कि हम किसी भी असफल नहीं होना चाहिए। धीरूभाई ने सभी के साथ मेहनत किया। अक्सर काम शुरू करने से पहले सुबह 6 बजे बॉम्बे के निरोधा में अपने प्रबंधक को फोन करते हैं और से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी पहल पे समस्याओं का समाधान करेंगे। धीरूभाई ने खुद एक मिसाल कायम की और सुरेश कोठारी ने एक घटना के याद किया जाता है कि निरोधा के आयोजित मशीनों के स्पेयर पार्ट के तत्काल आवश्यकता थी। धीरूभाई ने जर्मनी के पार्ट्स मंगवाए और फिर पाया कि अहमदाबाद तक ले जाने के लिए कोई ट्रक उपलब्ध नहीं था। उन्हें 2 ट्रक खरीदे और एक पार्ट्स ले जाने के लिए और दूसरा बैकअप के लिए माल भेज दिया। ट्रकों में फिर अहमदाबाद में भेज दिया। लेकिन ईमानदारी से यही गलतियां को माफ कर देता है कि सागवाई याद करते हैं कि एक मामले में सागवी कुछ व्यापारियों के बहुत अधिक भरोसा कर रहे थे जिन्होंने पूर्वी भारत के बिहार राज्य के राजधानी पटना में ऑर्डर दिया और सागवी ने माल रेलवे द्वारा भेजा। जिस घटना से बैंक में शाखा में भुगतान रसीद प्रस्तुत करने की वसूल किया जाता सकता था। व्यापारियों ने रसीद के जालसी की और रेलवे यार्ड के डिलीवरी ले ली। रिलायंस में को जो कि है 9,000 लाख रुपए का नुकसान हुआ, जो कि पूरे काफी बड़ी रकम थी। इस समय के वसूलने के महीने लग गए और सागवी ने कहा कि धीरूभाई ने मुझे कहा है कि नातू व्यापार की चिंता करने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है कि तुमने बिक्री बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम व्यापार में ध्यान दो। रिलायंस टेक्सटाइल डिजाइन के उपाध्यक्ष के रूप में अपने कैरियर के विचार करते हुए सागवी ने कहा कि मैं खुद बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे महान व्यक्ति के अधीन काम करने का मौका मिला है। मैं पटेल इसमें रिश्तेदार मन भाई पटेल ने 1953 में बसी एंड कंपनी में भर्ती किया। 1965 के भारत में लौटा आया। उनके तुरंत बाद रमणिक भाई ने अंबानी के अपने साथ। उन्होंने ऑटोमोटिव डिजाइन में काम किया। उन्होंने निरोधा के काम रखा और उन्होंने बुनाई के मशीनों के प्रभावी बना दिया। पटेल को उनके बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से परीक्षण के लिए परिचित जर्मनों को जापान भेज दिया। 1993 में सेवानिवृत्ति तक रिलायंस के साथ रहे और पटेल को याद करते हुए कहा कि हमें पता नहीं था चला कि हमें इतने व्यस्त थे कि कई साल बीत गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि रिलायंस की बिक्री और मुनाफे में लगातार वृद्धि हुई। 1967 में निरोधा के उत्पादन के पहले पूरे वर्ष में कंपनी 1967 से 6 मिलियन रुपए की बिक्री दर्ज की, जिससे 1 बिलियन 3 रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। धीरूभाई और उनके परिवारों को शेयरधारकों को लाभदायक लेने के लिए इनकार कर दिया और कमाई को और अधिक मशीनों में लगाने का जारी रखा। एक दशक के निर्माण के बाद 1977 में रिलायंस के कारोबार 680 मिलियन रुपए और मुनाफा 105 मिलियन रुपए था। अगस्त 1979 में कंपनी में एक विस्तृत लेख और इंडियन टेक्सटाइल जर्नल ने निरोधा में 2,30,000 वर्ग किलोमीटर की फैली विशाल फैक्ट्री के बारे में बताया कि जिसमें 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। इसमें कृत्रिम रेशों की विशेष चमक देने वाले टेक्सटाइलिंग और प्राइजिंग के करने वाली मशीनों की एक समूह था, जो कि पॉलिस्टर और नायलॉन रेशों को घुमाकर सूता बनाने के लिए मशीनों के सूत कपड़ों के बनाने में मशीनें थी। सूत अन्य भारतीय कपड़ा निर्माताओं में बेचे जाते हैं या फिर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। शायद ही महत्वपूर्ण बात यह है कि धीरूभाई ने केवल विमल नारे के तहत भव्य विज्ञापन के बल पर अपना खुद का ब्रांड नामक विमल अपने भाई के रणमिक भाई के नाम पर स्थापित किया हुआ है। यह कुछ की घमंडी नारा है जो कि शीर्ष श्रेणी के होटलों के कुछ अच्छी तरह से परिचित फैशन सूट उसके उत्पादन में अलग है क्लास जोड़ो दी और मूल रूप से कम अमीर बाजारों में से आकर्षित किया करता था। इसके अलावा धीरूभाई ने अपनी दुकानों को नेटवर्क बनाकर स्थापित थोक विक्रेता और दुकानदारों के नए ब्रांड स्वीकार करने की अनिश्चितता के दूर किया। भारत भर में साड़ियाँ, सूट और ड्रेस के लिए पॉलिस्टर सामग्री में विमल ब्रांड को बेचने के लिए लगभग 400 दुकानें को फ्रेंचाइजी किया गया, जो कि भारत में पहले छपी हुई प्रशासनों में से एक है।
जो कि टेक्सटाइल जर्नल उल्लेख किया गया है कि धीरू भाई को अपने कर्मचारी द्वारा उच्च सम्मान दिया जाता था, जिन्होंने विमल की सफलता का श्रेय उन्हें गतिशील नेतृत्व को दिया। जब कारखाने का निर्माण चल रहा था तब बताया जाता है कि उस समय कई सांप देखे गए। उनमें लोकप्रिय मानने अनुसार सांपों में दिखने का एक अच्छा शगुन है। निश्चित रूप से हम श्री अंबानी के किस्मत मेहरबान थी। विमल ने उभरने के बाद उन्हें जादुई स्पर्श से विकसित किया। वह जो कुछ छूते हैं वह सोना बना जाता है, जो वो कुछ शुरू करते हैं वह सफल और बदल जाता है। स्वाभाविक रूप से सफल और बढ़कर कुछ भी सफल नहीं होता। ये था द पॉलिस्टर पेंस का जो कि चैप्टर हमने देखा 3rd। आगे के चैप्टर के सीरीज के लिए प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।